भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ, तभी उनसे मुलाकात हुई। उसके पहले जो सरकारें थी वो या तो अपने परिवार के लिए करती थी या अपने स्वार्थ के लिए करती थी। आपने बीजेपी पार्टी का ही चयन क्यों किया? बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्र के लिए काम करती है। बहुत सालों तक दोस्तों हम लोग को ये अंग्रेजियत वाली पार्टियों ने घेर के रखा है। जब नामांकन हो रहा था, आप दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने मुझे बोला कि डीएम साहब बोल रहे हैं कि वो 3 बजे के पहले नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। मैं आईआईटी दिल्ली का 200 और 400 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। कुश्ती में भागना एक अलग उसका वो रहेगा। और एक इंटरव्यू में मैंने सुना भी था कि आप एक गाना गाए। पीछे पीछे दादी रानी का डोला, डोला हिलल मिलल होए, पर्दा झिलल मिलल होए, पिया बनड़े चांदनी में तू आया। घर की महिलाएं कुलीली गालियां गाती थी। जब पंडित जी उनको बोलते थे कि थोड़ा सा शांत हो जाए तो उनको भी गाली हो जाती थी। आपने 80 करोड़ हनुमान की बात की। एक मेरी किताब है, उसका नाम है मध्य भारत, का नाम मिडल ऑफ डायमंड इंडिया है। तो अगर आप इसको देखेंगे, भारत को कई लोगों ने पिरामिड की तरह परिभाषित किया है कि कुछ कम अमीर है, अधिकांश गरीब है। मेरा ये मानना है कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, अधिकांश न अमीर है न गरीब है। वो है 80 करोड़। देखिए, पाप और पुण्य के लिए नहीं कुंभ जाते हैं, कुंभ इसलिए जाते हैं कि हम लोग आगे के दृष्टिकोण को लेके एक नए भारत में ऊर्जा लाए। कोई चूहा निकल जाता है, उसमें भगदड़ बच जाती है, तो लाखों वगैरह। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय यूके में था जब ऐसा हादसा हुआ था। यहाँ पर करोड़, वहाँ पर एक किसी कारणवश गैस सिलेंडर फट गया, तो उससे कुछ और हुआ, लेकिन किसी की ऐसी जान नहीं। तो ये तो स्वाभाविक है, अगर आप इतना करेंगे, आप, मैं तो मैथमेटिकल हूँ ना, प्रोबेबिलिटी इसकी इससे ज़्यादा की है, भगवान न करे। तो मैं समझता हूँ जो हुआ किसी के कारणवश नहीं हुआ। तो क्या लगता है अखिलेश प्रसाद ने अपने बेटे को उतारा और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को? पासी ज्यादा है, तो क्या लगता है किधर जाएगा ये वोटर? नमस्कार, न्यूज़ यूपी में मैं मधुमिता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज न्यूज़ यूपी के पॉडकास्ट के मंच पर हमने आमंत्रित किया है देवरिया से बीजेपी सांसद और कर्मठ नेता मिस्टर शशांक मणि जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ यूपी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है भारी भरकम का है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप खुद बताएं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। नहीं, देखिए, मैं एक आर्मी के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जब बचपन में था तो कप्तान थे, मेजर थे। तो हम लोग का केंद्रीय विद्यालय में कुछ हद तक परवरिश हुई। फिर मेरा सौभाग्य था कि मैं कॉल्विन यहीं पर लखनऊ से पढ़ा हूँ 5 साल। और मेरा बड़ा एक सौभाग्य ये भी है कि मैं जहांगीराबाद गोल्ड मेडलिस्ट था। और उसके बाद ये भी सौभाग्य रहा कि आईआईटी दिल्ली का मैं छात्र रहा, उसमें परिश्रम किया तो एक अच्छा जॉब भी मिला। लेकिन करते करते वापस आना बहुत आवश्यक था मेरे लिए। और मैं समझता था कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। इसके लिए कई सालों पहले हमने एक जागृति यात्रा का गठन किया, जिसके बारे में आप शायद और भी हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि फैमिली तो साधारण बचपन में थी। मेरे पिताजी बाद में चल के जनरल हो गए, लेकिन उसका फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया, मेरे छोटे भाई उठा पाए। लेकिन हम लोग ने सादगी से किया। दाल चावल रोटी खाने वाले हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ नहीं हैं। भगवान की कृपा है कि अच्छे पदों पर रहा हूँ। तो अब मैं राजनीति में पूरी तरह प्रवेश कर चुका हूँ। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है, आईएमडी लुसान से एमबीए किया है, तो राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसकी कहानी ऐसी है कि जब मैं आईआईटी में ही था, तब मुझे ऐसा लगा कि देश ने मुझे बहुत दिया है, क्योंकि बहुत ही कम साधन से मैं लगभग विश्व की सबसे अच्छी एक संस्था में मैंने अपना शिक्षा ग्रहण की। मुझे सबसे अच्छा जॉब मिला। जब मैं अपने बाबा के पास आया अपना जॉब का लेके, उसने $45,000 का जॉब मिला श्लम्बर्जे में। आईआईटी दिल्ली का सबसे बेहतरीन जॉब था। तो उनकी ये मंशा थी कि भाई तुम तेज हो पढ़ाई में, तुम आईएएस ओएएस करना। मैंने बोला बाबा $45,000 का जॉब है, उस समय तो मतलब अनदेखा था। तो बोला अच्छा 45,000 जॉब, मतलब ऐसा तो किसी ने कुछ, चलो तुम जाके काम करो। तो सौभाग्य वहाँ हुआ। उसके बाद ये एक अच्छी लक मेरा हुआ और उसके बाद करते-करते बाहर भी रहा, वापस भी आया। तो जो लालसा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि देश ने मुझे बहुत दिया है, भारत माता ने मुझे बहुत दिया है। बहुत मैं लकी था कि आईआईटी में गया और उसके बाद आईएमडी लुसान में गया। लेकिन एक मेरे घर में ही बहुत विशालकाय वटवृक्ष है, मेरी किताब में उसका उल्लेख भी है। उसकी जो शाखाएँ हैं बहुत मुझे बचपन से ही आकर्षित करती है। जब मैं गाँव में रहता था, मैं जाता था, उसके नीचे किताबें पढ़ता था, ये करता था। तो एक मेरी मंशा थी कि अपने देश के लिए ही नहीं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ, अपने पूर्वांचल के कुछ करूँ, अपने देवरिया के लिए कुछ करूँ। और इसी के होते-होते 1997 करीब 25 साल पहले मैंने एक जागृति यात्रा के पहले एक आज़ाद भारत रेल यात्रा गठन किया
उसके 10 साल बाद मैंने किताब लिखी, उससे जागृति यात्रा का गठन हुआ, उससे मुझे और प्रेरणा मिली, बहुत लोग मुझसे जुड़े और आज की तारीख में उसी के होते-होते उद्यमिता को लेके मैंने अपने ज़िले में एक बहुत बड़ा उद्यम केंद्र खड़ा किया है। तो वापस आना आवश्यक है। मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ, चाहे आप कहीं भी जाइए, अपने क्षेत्र को मत भूलिए, उसमें जो आके सुख मिलता है, जो आप संसाधन कर सकते हैं। सौभाग्य था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, सौभाग्य था कि मैं जीत गया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ भारतीय जनता पार्टी को और अपनी देवरिया की जनता को भी। लेकिन चाहे कुछ भी कहिए, वापस आना सबसे खुशहाल मेरा क्षण है। सर, जनता कहती है कि आपको जो राजनीति है वो विरासत में मिली है, इस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बात सही है। मेरे पिताजी सांसद रहे लेकिन 20 साल पहले रहे और मैं ये भी मन से कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में किसी के पिताजी का सांसद होना नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता। बिल्कुल। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे अपने आप को खड़ा करना पड़ा। 20 साल पहले वो थे, वो अलग अवश्य था। लेकिन उनका ब्रांड बहुत अच्छा रहा। उनका ब्रांड कुछ हद तक मुझे मिला, लेकिन उसी के साथ-साथ मैंने परिश्रम किया। मैंने उनके जो उनकी भूमिका थी उसके ऊपर एक नई इमारत करी। राजनीति 20 साल में बदल गई है। राजनीति आजकल आधुनिक हो गई है। डेटा का मैं पारंगत हूँ। डेटा के साथ मैंने राजनीति की, उसी के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व को बढ़ाया। तो आज की राजनीति और 20 साल पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। ये बात सही है कि हम लोग के परिवार ने हर समय देश के लिए कुछ किया है, चाहे वो मेरे पिताजी हों जो जनरल रहे, फिर सांसद रहे, आज मेरे चाचा रहें जो कि डीजी पुलिस रहे, या मेरे बाबा रहे जिन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना में बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो मैं समझता हूँ वो एक पारिवारिक सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और आज की आगे की राजनीति भी मैं अपने ही मन मस्तिष्क से कर रहा हूँ। शशांक जी, आप बीजेपी से किस तरह से जुड़े और कब जुड़े? 2004 में जुड़ा। 2004 में मैंने उसी दिन दाखिला लिया बीजेपी में जब बीजेपी की शिकस्त हुई। तो जब मैं 11 अशोका रोड में गया उस दिन और मैंने बोला कि मुझे आज वो चाहिए, मैं बीजेपी से पहले भी जुड़ा हुआ था कुछ हद तक अनौपचारिक रूप से। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के बोला, "भाई आज क्यों?" मतलब आज ही तो बीजेपी की मेरे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। जिस दिन शिकस्त हुई थी उसी दिन अगर आप अपने आप को उसमें शामिल करते हैं तो मूल सिद्धांतों से मैं जुड़ा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से मैं जुड़ा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संघर्ष किया उससे मैं जुड़ा हूँ। आदरणीय अटल जी ने जो कहा उससे मैं जुड़ा हूँ। मैं इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि मुझे कुछ लाभ मिले। मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर समय देश के लिए सोचती है, राष्ट्र के लिए सोचती है। और जो भी काम मैंने किया है वो राष्ट्र के लिए किया है और उससे मेरी पूरी संगत बीजेपी के साथ है। मानसिक हर तरीके रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बड़ा सौभाग्य है कि मुझे टिकट मिला है, मैं जीता हूँ और बहुत सौभाग्य है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत के लिए बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य नए पंचायत में, नए सदन में जाने का शायद ही कई लोग मिलता है। इसके लिए मैं धन्य हूँ। शशांक जी, अभी आपने ज़िक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी के भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ। कभी उनसे मुलाकात हुई और कब जब मुलाकात हुई क्या बातें हुई आपसे? मेरा बहुत सौभाग्य था, मैं 2-3 बार उनसे मिला। एक बार जब प्रधानमंत्री थे, 2 बार अन्यथा। और मेरी जब भी बात हुई उनसे 2-3 चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी। एक तो बहुत अच्छे सुनते थे। अगर आप कोई भी गंभीरता से बात रखें तो बहुत अच्छी सुनवाई थी। दूसरे उनमें एक व्यंग्यात्मक व्यक्तित्व था। जब भी मामला थोड़ा गर्म होता था तो कुछ व्यंग में कह देते थे तो मामला शांत हो जाता था। और तीसरा बहुत दूरदर्शी थे और बहुत अच्छे वक्ता थे। वक्ता तो सबको मालूम है लेकिन दूरदर्शी थे। जो आज सड़क का जाल बिछा हुआ है पूरे देश में उन्हीं की देन है। और इसी के होते-होते पहली बार जब हम लोग शासन में आए तो उसके बाद हमें अभ्यास हुआ कि अब वास्तविक रूप में जनता के बीच में जाके जनता को कैसे हम लोग सहूलियत दें। उसके पहले जो सरकारें थी वो या तो अपने परिवार के लिए करती थी या अपने स्वार्थ के लिए करती थी या कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म तो सरकार के तंत्र पे ही रखता था। अटल जी ने पहली बार यह दर्शन दिया हमें कि नहीं, समाज में जो निहित शक्ति उसको आगे उजागर करने के लिए कैसे हम लोग बढ़े। और उसके बाद कुछ साल बाद हमें विलंब हुआ, लेकिन जब मोदी जी आए तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 2014 से हमारी 10 साल की सरकार अब 11 साल में जा रही है। तो बहुत ही अच्छा उनका अनुभव था जो कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अनुग्रहित किया है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपने राजनीति में कदम रखा, तो आपने बीजेपी पार्टी का ही चयन क्यों किया? और भी अन्य पार्टियाँ थी, बीजेपी का ही क्यों चयन किया? नहीं, बीजेपी जैसा मैंने कहा मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। 2004 मतलब मैं 2024 में सांसद बना हूँ। 2004 से 20 साल पहले से मैंने उसको जॉइन किया हुआ था। मैं एक सक्रिय सदस्य था। मैं हालाँकि क्योंकि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था तो मैं कुछ हद तक इतना राजनीतिक मेरा मतलब प्रखर रूप से नहीं था, लेकिन पीछे से मैं जहाँ हो सकता था उसके में अपने आप को योगदान दे रहा था। तो बीजेपी इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्र के लिए काम करती है। बहुत सालों तक दोस्तों हम लोग को ये अंग्रेजियत वाली पार्टियों ने घेर के रखा। चाहे आप बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ के आइए, आप
बड़े-बड़े कॉलेज में अंग्रेजी झाड़ के आइए, तभी आप इस एक पार्टी जो हमारी पुरानी पार्टी कांग्रेस है उसमें जा सकते थे। यहाँ पर कोई भी साधारण व्यक्ति हो, वो उसमें प्रतिभा हो, उसमें देश के प्रति लगाव हो, तो वो आ सकता है और उसको पार्टी आगे बढ़ाती है। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं 17 साल से जागृति यात्रा कर रहा हूँ। पार्टी ने देखा कुछ उसमें उद्यमिता के लिए मैंने प्रयास किया, पार्टी ने उसमें कुछ देखा। मैंने अपने क्षेत्र में 10 जिलों में काफ़ी काम किया है, पार्टी ने उसको देखा, तब जाके उसने मुझे टिकट दिया। जनता के बीच में मेरे 1050 गाँव हैं, 500 गाँव मैंने पैदल इसी धोती में मैंने घूमे हैं, पार्टी ने उसको देखा, तब जाके मैं यहाँ पर सांसद की तरह चयनित हुआ हूँ। तो पार्टी में आना एक विषय है, टिकट लाना दूसरा विषय है, प्रतिबद्धता तीसरा विषय है। 17 साल से मैं लगा हूँ, तभी जाके मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। जी शशांक जी, जैसे अभी आपने वेशभूषा की बात की, तो हमने अक्सर देखा है कभी भी आप इसी वेशभूषा में रहते हैं और अक्सर आप पीला वस्त्र ही धारण करते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह है? ये बड़ा रोचक विषय है। बहुत सालों पहले 7 साल पहले मैंने ये निश्चय किया कि पीला वस्त्र अच्छा है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ तो मैंने पीला वस्त्र धारण शुरू किया। धोती करीब 5-6 साल पहले मैंने हर जगह मैं जाता हूँ, न्यूयॉर्क भी गया तो धोती पहन के गया। पीला वस्त्र के पीछे एक रोचक बात यह है कि 3 साल पहले मेरे ही संसदीय क्षेत्र में, उस समय मैं सांसद नहीं था, किसी ने मुझे बुलाया कि आप आइए एक प्राण प्रतिष्ठा में। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने पूछा किसकी प्राण प्रतिष्ठा है? तो उन्होंने बोला पीताम्बरा मैया की है। तो बोला पीताम्बरा मैया? मैंने नाम तो सुना था लेकिन मैं जानता नहीं था। तो मैं जब गया तो देखा वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो हो सकता है कोई दैविक शक्ति हो जिसने मुझे पहले बताया वो 7 साल पहले कि अगर आप पीला वस्त्र पहनेंगे तो शुभ होगा। पीला वस्त्र थोड़ा-सा लगता भी है और अब मैं पीला वस्त्र धारण कर रहा हूँ। कई लोग मेरे आस-पास भी पीला वस्त्र धारण करने लगे हैं और दतिया उसके बाद मैं गया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। माँ पीताम्बरा मैया की मेरी आशीर्वाद हर समय लगा रहता है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आप जीतने के बाद सबसे पहले किसके दर्शन करने गई कहाँ? 2 चीज़ें जीतने के बाद पहला तो मैं देवरही माता के मंदिर गया, जो देवरिया में ही है और उसके बाद तुरंत मैं एक्चुअली टिकट मिलने के तुरंत बाद मैं आपको रोचक बात बताऊँ, टिकट मुझे मिला नहीं था। मुझे ऐसे मन में हुआ कि मैं चलाऊँ दतिया चलूँ, तो मैं फ्लाइट में गया। फ्लाइट में जैसे ही उतरा तमाम फ़ोन कॉल आने लगे, मुझे टिकट मिल गया था। जब मैं फ्लाइट में ही था तो उसी पहला मेरा दर्शन दतिया में ही हुआ। उसके बाद जब मैं जीता तो मैं दतिया गया करीब 1 हफ्ते बाद और देवरही माता के मंदिर में गया। माताओं का मुझे बहुत मतलब मेरा एक तरह से मैं घिरा रहता हूँ मातृशक्ति से। मेरी वाइफ़ हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं हर समय से पिछले करीब 25-30 साल से मैं वैष्णो देवी जाता हूँ। कई सालों से मैं और माताओं के दर्शन करता रहता हूँ। मातृशक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे इतिहास और हमारी जो एक तरह से धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो फ़ेमिनिन एनर्जी है, उसका बहुत महत्व है। इसको हम लोग अभी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं। शशांक जी, जब नामांकन हो रहा था, आप दौड़ते हुए जा रहे थे, आपके साथ 4 और लोग थे, वो कहानी क्या थी? क्यों दौड़ रहे थे? हुआ ये कि मेरे नामांकन में केशव प्रसाद मौर्य जी आए। जी। थोड़ा हम लोग को कार्यक्रम में विलम्ब हो गया। वो थोड़ा-सा विलम्ब से आया और कार्यक्रम काफ़ी खिंच गया और उसके बाद हम लोग जब अपने ट्रक में चले, उसके बाद हम लोग साथ चले। एक जिसे कहते हैं शोभा यात्रा थी, तो उसमें भी बहुत भीड़ आ गई तो थोड़ा विलम्ब हो गया। तो किसी ने मुझे बोला कि डीएम साहब बोल रहे हैं कि वो 3 बजे के पहले नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला चलो दार्शनिक रूप से हम लोग चलें, लेकिन हम थोड़ा वैसे मेरे हिसाब से हम लोग पैदल भी चलते तो पहुँच जाते। मैं धावक रहा हूँ, मैं आईआईटी दिल्ली का 200 और 400 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो उसको भी हम प्रदर्शित करें। धोती में भागना एक अलग उसका वो रहेगा। तो पूरे देश में उसके वायरल हो गया उसका वीडियो भी। लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत थी क्योंकि अगर हम लोग जल्दी नहीं पहुँचते तो विलम्ब हो सकता था, लेकिन हम लोग ठीक-ठाक समय पहुँच गए। लास्ट टाइम क्या हुआ वहाँ, जहाँ पर आपने नामांकन दाखिल किया? नहीं, वहाँ तो हम लोग 15 मिनट पहले पहुँच गए, तो वो जो हमारे डीएम साहब थे, उन्होंने बोला नहीं एकदम समय पे आप हैं और 3-4 लोगों ने अच्छा नामांकन किया। मेरे साथ जो धावक थे, उन वो लोगों 4 को लोग मज़ा कौन आया। थे सर? एक सुरेंद्र कुशवाहा हैं और 3 और नाम हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन एक बड़े अच्छे थे जिन्होंने मेरा प्रस्तावना दी और मेरे साथ ही मेरे एक मुख्य व्यक्ति हैं निशंत तिवारी, वो भी थे और वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह जी, कुछ और लोग थे। पूर्व सांसद जो वहाँ के थे, वो भी मेरे साथ थे, डॉक्टर रघुपति राम त्रिपाठी जी। तो ये 4-5 का जमावड़ा था, बहुत अच्छा समागम था। सर, विदेश में जाकर के आपने पढ़ाई की, उसके बाद भी जनता आपको विदेशी बाबू ना कह कर के माटी का लाल कहती है। इस टाइटल को सुनकर आपको कैसा लगता है? देखिए, विदेश में मूलतः तो मैंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, तो मतलब मैं यहीं का हूँ। लेकिन ये बात सही है कि कुछ साल मैंने बाहर काम किया और एक संस्था है आईएमडी जो लुज़ान में है, उससे मैंने अपनी एमबीए किया। माटी का लाल इसलिए क्योंकि मैं वेशभूषा में मैं जहाँ मेरी अवस्था होती है, मैं गाँव में रहना उचित समझता हूँ। मैं अपने ही गाँव में रहता हूँ। कई लोगों ने बोला, "क्यों नहीं आप देवरिया शहर में रहते हैं?" तो बोला, "नहीं भैया, मुझे गाँव में ठीक लगता है। 14 किलोमीटर दूर है देवरिया से, जिसको आना है जनसुनवाई के लिए हर सुबह आ जाता है।
मैं ज़मीन पे ही बैठ के अपनी सुनवाई करता हूँ, धोती ही पहनता हूँ। मैं कुर्ता धोती ही पहनता हूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क में हूँ, चाहे दिल्ली में हूँ, चाहे किसी भी बड़े होटल में हूँ। तो इसलिए मेरी वेशभूषा से, मेरे चाल-चलन से लोग समझते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि माटी से जुड़ा हूँ। और वहाँ का बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय है, उससे भी मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। कुछ हद तक मेरा एक अवधारणा बन गई है कि भैया ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये बात सही है कि जो मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप किसी बोर्ड रूम में मुझे भेज दें, तो वहाँ भी मैं अंग्रेज़ी झाड़ सकता हूँ। मैंने 400 पन्ने की अंग्रेज़ी किताब लिखी है, जो कि पेंगुइन ने छापी है, लेकिन उसी का अनुवाद मैंने हिंदी में भी अवश्य करवाया है, जिसका नाम अमृतकाल का भारत है। तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, लेकिन मैं अधिकांश या तो हिंदी या तो भोजपुरी में बात करता हूँ। तो सर अगर ज़मीन से जुड़े और वेशभूषा की बात की जाए तो क्योंकि आप भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं और एक इंटरव्यू में मैंने सुना भी था कि आप एक गाना गा रहे थे। प्लीज़ आप वो 2 लाइनें हमारी जनता को भी उस गाने की सुनाइए भोजपुरी अंदाज़ में कुछ। देखिए, पता नहीं इसमें मेरा राजनीतिक बढ़त होगी या राजनीतिक घटक होगी, लेकिन अब किसी ने कहीं कहवा दिया तो आपके लिए भी मैं गा लेता हूँ। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि हमारे बनारस की, हमारी अम्मा बनारस की हैं, गोपीगंज एक जगह है इलाहाबाद और बनारस के बीच में। और मेरा कुछ हद तक बचपना वहाँ ज़्यादा बीता, स्वाभाविक है, मेरे अपनी अम्मा के यहाँ कठौता एक जगह है, तो वहाँ पर जब कोई शादी होती थी तो उसमें सुरीली गालियाँ होती हैं। ये तो गाली नहीं कहूँगा, ये तो अच्छा एक गाना है। तो बहुत छोटा-सा मैं आपको सुना ही देता हूँ, जब आपने इतना मन्नत से बोला है। चांदनी में तू आयो पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे बाबा का घोड़ा, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, डोला हिलल मिलल होय पर्दा झिलल मिलल होय पिया बन रे, चांदनी में तू आयो गोज ऑन लाइक दैट। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत अच्छा ये गाया खुद से आपने, आपने मुझे बहुत बनाया अच्छा लिखा लगा। हुआ? नहीं, नहीं, ये बचपन में हम लोग बैठे होते थे, जब पंडित जी अपनी मंत्र उच्चारण करते थे, तो हमारे घर की महिलाएँ गाली सुरीली गालियाँ गाती थी। जब पंडित जी उनको बोलते थे कि थोड़ा-सा शांत हो जाए, तो उनको भी गाली पड़ जाती थी। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। हाँ। शशांक जी, एक चीज़ आपने देखी है, हमेशा जब भी आप पॉडकास्ट में होते हैं या कभी आप सभाओं में रहते हैं, हमने देखा बहुत शालीनता आपके स्वभाव में रहती है, बहुत ही ऊर्जावान भी रहते हैं। कैसे? इतनी शालीनता कैसे लाते हैं? एक राजनीति के तौर पर तो बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, कैसे? नहीं देखिए, शालीनता भी है, लेकिन जब ज़रूरत होती है, तो मैं अपना फ़ौलादी चेहरा भी दिखाता हूँ, उसकी भी आवश्यकता होती है। उसका उदाहरण आपको देता हूँ। मैं 17 साल से एक ट्रेन यात्रा करवाता हूँ। उसमें 800 लोग 8000 किलोमीटर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है। उसमें 17 साल में कितने ऐसे वायदात हुए होंगे, जहाँ पर मुझे अपना फ़ौलादी चेहरा दिखाना पड़ा, वो मैं आपको अभी नहीं व्यक्त कर पाऊँगा। अगर मैं टिकट लेके आया हूँ, तो उसमें अपना फ़ौलादी चरित्र दिखाना पड़ा कहीं न कहीं। अगर मैं आज की तारीख में सांसद हूँ, मुझे सचेतक बना दिया गया पहली बार सांसद होने में, तो मुझे फ़ौलादी चेहरा भी दिखाना पड़ता है। और अगर मैं अपने दिशा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया पहली बार, तो वहाँ पर भी 3 सांसद और हैं, 7 विधायक हैं, 1 राज्यसभा के सांसद हैं, तो वहाँ भी कभी-कभी मुझे तो फ़ौलादी चेहरा, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे लोग हों। लेकिन उसी के साथ-साथ आज की तारीख में जनता आपको सरल चाहती है, आप उनकी बात सुनें। अगर आप बहुत फ़ौलादी जनता के बीच में हो जाएँगे, तो आप उनकी बात सुगमता से सुन नहीं पाएँगे। अगर आप में वो शक्ति नहीं जो अटल जी में थी, कि आप बात सुनें, अब कार्य करें ना करें वो आपका विवेक है, लेकिन आपकी बात सुनने की आवश्यकता है, राजनीति का सर्वप्रथम सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है उपस्थिति। मैं अपने गाँव में ही रहता हूँ और गाँव में के बाहर मैं जाता ही नहीं। मेरा एक घर गोरखपुर में भी है, मेरा एक घर देवरिया शहर में भी है। गाँव में इसलिए रहता हूँ क्योंकि उपस्थिति होती है, तो लोग मिलना-जुलना आपसे रखते हैं। मैं जैसा मैंने बताया, मैं ज़मीन पे ही बैठ के जनसुनवाई करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से जनता के बीच में एक संदेश जाता है। तीसरा, जैसे कि कभी-कभी सांसद घिर जाता है लोगों से, तो उसके ऊपर जो असली चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती। तो मैंने क्या किया, एक-एक विधानसभा में, पाँचों विधानसभा में मैंने एक बॉक्स लगवा दिया। मैंने बोला आप डायरेक्टली उसमें अपना आवेदन डालिए। अगर आपके पास कोई शिकायत हो मेरे लिए, मेरे किसी व्यक्ति के लिए, मेरी टीम में, तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति सबसे बड़े गणतंत्र में उपलब्ध नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वह सक्षम नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हमारा स्वतंत्रता मिला था तो हम 30 करोड़ लोग थे। आज की तारीख में 140 करोड़ लोग हैं। सांसद कितने हैं? उतने ही। तो आज की तारीख में विश्व के इतिहास में इतना बड़ा वोटर का लोड शायद ही किसी सांसद पे हो जितना हम सब पे, हमारे जो 545 है। इसमें अगर आप उपलब्ध नहीं हैं, सरल नहीं हैं, तो जनता आपको पहचानेगी नहीं, जानेगी नहीं
और अन्यथा ये गणतंत्र पे उपहास होगा। तो इसीलिए मैं सरल रहता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो मेरा फौलादी चेहरा भी निकल आता है, क्योंकि उसके बिना भी नहीं होता। दोनों चीज़ की आवश्यकता है, सरलता की और औलाद की भी। जी एक इंटरव्यू में हमने देखा था, उसमें आपने 80 करोड़ हनुमान की बात की थी। वो क्या था? 80 करोड़ हनुमान कैसे? एक मेरी किताब है, उसका नाम है मध्य भारत, अ, अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। उसका अंग्रेज़ी का यहाँ किताब है, अगर आप दें तो मैं उसको दिखा दूँ। तो इसमें मैंने ये बोला है कि असली में भारत के 3 भाग हैं। एक भाग है जो डायमंड के शेप में, इसका नाम मिडल ऑफ डायमंड इंडिया है, नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइज़। तो अगर आप इसको देखेंगे तो भारत को कई लोगों ने पिरामिड की तरह परिभाषित किया है कि अधिकांश अमीर हैं, अधिकांश कुछ कम अमीर हैं, अधिकांश गरीब हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, अधिकांश न अमीर हैं, न गरीब हैं। वो है 80 करोड़, और ये अधिकांश टियर 2 और टियर 3 जिलों में, जिसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर शामिल हैं, वहाँ रहते हैं। तो ये मध्य भारत को बहुत सालों तक उपेक्षित रखा गया। इसमें कुछ ऐसा था कि लोग समझते हैं, अरे ये तो दीनहीन है, ये तो अंग्रेज़ी बोलते नहीं बोलते, ये तो हिंदी या तमिल और बंगाली बोलते हैं, ये तो धोती और वेष्टी में चलते हैं। तो उनको उनकी अवहेलना की गई। यही जो साम्राज्यवाद के लिए जो हमारी पार्टियाँ थीं, अंग्रेज़ी में बोलती रहती थी, कॉलोनियल से चला गया, लेकिन उनके बच्चे छोड़ के चले गए। जब से मोदी जी आए हैं, तब से इस मध्य भारत में ऊर्जा आई है, क्योंकि मोदी जी भी इस मध्य भारत से उठे हैं। मोदी जी एक छोटे गाँव शहर से आए हैं। कई लोग उनसे उनकी अंग्रेज़ी पे थोड़ा बहुत तंज कसते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वही हम लोग को चाहिए कि भई कोई व्यक्ति है, जिसकी मातृभाषा गुजराती है, वो हिंदी भी प्रखर रूप से बोलता है, अगर अंग्रेज़ी अच्छा बोलता है, अभ्यास करके, तो उसका हमको सराहना करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मैंने अपने पहले बजट के सेशन में मैंने अपने उसमें बोला कि अगर आप लोग जो हमारे ऑपोज़िशन के लोग हैं, जो इतना तमाम अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं, आप लोग बंगाली, मलयालम बोलिए। मैंने तो शशि थरूर को बताया, मैंने बोला आप मलयालम बोलिए ना, मैं तो हिंदी बोलता हूँ। मुझे भी अंग्रेज़ी आती है, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ। मेरे जो वोटर हैं वो हिंदी वाले हैं। अंग्रेज़ी बोलना है तो न्यूयॉर्क में जाके बोलूँगा 1-2 लोगों के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मध्य भारत 80 करोड़ हैं, इसको जगाने की जो प्रक्रिया है, वह जामवंत की शक्ति आदरणीय मोदी जी में है, वह जामवंत हमें बनाया गया है, हम लोग जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो 20 लाख मेरे वोटर हैं, उनको सिर्फ़ वोटर की न देखूँ, मैं उनको हनुमान की तरह देखूँ। अगर उनमें छुपी हनुमत शक्ति हम जो जगा दूँगा, तो मेरा क्षेत्र कहीं का कहीं चला जाएगा। अगर ये मैं समझूँगा कि मैं ही एक सांसद हूँ, या मेरे विधायक हैं, या मेरे डीएम हैं, वही क्षेत्र को आगे बढ़ाएँगे, तो हो सकता है हम कर पाएँ, लेकिन विकसित भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। शशांक जी को कितनी भाषाएँ आती हैं? नहीं, देखिए, मुझे थोड़ी फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मैं तमिल सीखने के लिए उत्सुक हूँ, भोजपुरी भी ठीक-ठाक कर लेता हूँ, छोटी-मोटी, तो ये 5 भाषाएँ, लेकिन मैं तमिल के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। मैंने सोचा है कि अपने देश की एक ऐसी भाषा मैं करूँ जो कि उत्तर की नहीं है। हो सकता है मैं इसमें कामयाब ना हूँ, लेकिन प्रयासरत हूँ। अच्छा सर, मैं थोड़ा राजनीति से हट के आपसे थोड़ा-सा बात करूँगी। जैसे कि राजनीति के सफ़र में ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, देश की, विदेश की, राज्य की, सब कुछ। तो उस चीज़ में आप अपनी लाइफ़ में पर्सनल लाइफ़ को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आपकी वाइफ़ हैं, कलेश तो होते ही होंगे। ज़ाहिर-सी बात है सर, टाइम की कमी का अभाव रहेगा तो कुछ तो लोग कहेंगे और स्पेशली वाइफ़ तो ज़रूर कहेंगी। उस पर आपका क्या कहना है? कुछ आपने डिफ़िकल्ट राजनीतिक क्वेश्चन और पूछ लिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट पर्सनल क्वेश्चन आपने कर दिया है। मेरी वाइफ़ वैसे भी नाराज़ रहती है कि आप मेरे साथ कम समय रहते हैं, आपने उसको और थोड़ा-सा उभार दिया। लेकिन एक बात है कि सर्वप्रथम मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी पत्नी है, और इस राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत मेरा संगत दिया है। अभी भी मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ चलती रहती है, महिलाओं के वोट के लिए वो भी आई थीं, बीच में आती रहती हैं, अभी फिर से आ रही हैं 7 तारीख को, और उसके बाद मेरे साथ कुंभ में भी हम लोग प्रवास करेंगे, साथ ही में मेरे दोनों बच्चे रहेंगे मेरे साथ। तो जब भी होता है, मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने परिवार को समय दूँ, और उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। परिवार के होने से एक दृष्टिकोण मिलता है, क्योंकि जो साधारण मेरा वोटर है वो भी परिवार वाला है। तो मेरा परिवार होना, मुझे जो उसमें कभी-कभी दुखद मतलब आगे-पीछे होता है, जो तनाव होता है, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे समय की कमी हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे मुझे किसी उनके साथ जाना पड़ रहा है। तो इसमें थोड़ी बहुत जो कशमकश चलती है, उससे मुझे भी अनुभव मिलता है कि मेरा जो वोटर है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ़ एक आर्टिस्ट हैं। मेरी बड़ी लड़की भी उनकी पदचिह्नों में चली है। मेरी छोटी लड़की बैंकर है। तो कुछ हद तक हम लोगों में संतुलन है, क्योंकि जब मेरी वाइफ़ से मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने बोला कि उनके आने से हमारे परिवार में कला आई, वरना हमारा परिवार या तो ब्यूरोक्रेट रहा, या जनरल रहे आर्मी, या पुलिस वाले रहे। तो इस कला से भी एक मेरे हिसाब से आत्मीयता आती है,
जब मेरी वाइफ़ किसी भी मंच पे खड़ी होती हैं तो उनमें वो कलाकार झलकता है, कुछ हद तक उन्होंने उसको मुझे भी पास ऑन कर दिया है। कि मतलब आज आपकी वाइफ़ जब ये पॉडकास्ट देखेंगी, खुश हो जाएँगी। इतनी हाँ। तारीफ़ें कर दी आपने उनकी। नहीं, नहीं, मैं कम किया हूँ, अच्छा, तो और कर दीजिए हाँ, सर। और करनी चाहिए लेकिन अभी समय कम है, वरना बिल्कुल। मैं काफ़ी आगे चल सकता हूँ इसमें। अच्छा, इसी पे मेरा एक सवाल और भी है कि जैसे कि आपकी उम्र है ज़रूर 55 साल, लेकिन आप लगते नहीं हैं। क्या राज है इसका सीक्रेट, मतलब आपकी फ़िटनेस का? एक तो वही राज है कि अगर आप एक खूबसूरत औरत से ब्याहे हैं, ओह! तो आपको फिट रहना पड़ेगा, वरना कोई बिल्कुल। घुसेंगे आप किसी कमरे में बोलेंगे ये कौन मोटा गंजा आ गया है। तो इसके विरोध में अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, सुबह उठता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, चाहे कितना भी मैं लेट उठूँ, मैं आधे घंटे अवश्य व्यायाम करता हूँ, दिन भर चलता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। मैं बहुत अच्छा मतलब अपने यंग एज में एथलीट था, उसका फ़ायदा अभी भी उठाता हूँ। तो मैं समझता हूँ इसी कारणवश मैं और ये जो मैंने आपको जवाब दिया, इससे जी। कई निशाने लग जाते हैं। आपकी वाइफ़ खुश हो जाती हैं, आपके बिल्कुल। दोस्त जो मोटे तंदुरुस्त हो रहे हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। कई इसमें निशान लगते अच्छा, हैं। इसके साथ एक चीज़ और भी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जो कमरा है उसकी खिड़की के सामने एक मंदिर है। वहाँ पर जाकर के आप योगा करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं सुबह उठता हूँ तो मंदिर को तो देखता हूँ, लेकिन मेरी जनसुनवाई जो मतलब गर्मियों में 8 बजे और जाड़ों में साढ़े 8 बजे होती है, तो उसके जी। पहले बस 2 मिनट के लिए जाके वहाँ पर रुद्र थोड़ा-सा जल चढ़ा लेता हूँ, हुँ, अपने ही मंदिर में। बहुत हुँ। शुभ मंदिर है, बहुत सालों तक मेरे बाबा ने बनवाया था, उसके उसके शिलान्यास मुझे याद है, मैं घोड़े पे चढ़ा था, एक एक ये शोभा यात्रा हुई थी। तो बड़ी मतलब जिसे कहते हैं, यादें उससे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी गाँव में हूँ, जहाँ मेरे पूर्वज रह चुके हैं, उसी कमरे में हूँ जहाँ मेरी अम्मा भी आके आई थीं, जहाँ पर उस हद तक उसी समय मेरा ये घर बना था। तो अपने घर में रहना बड़ा सुकून है और जो लोग बड़े-बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई गाँव है, आज की तारीख में सब इंटरनेट अवेलेबल है। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, तो आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। अगर आपको चाउमीन खाना है, तो देवरिया 14 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट जाके देख सकते हैं। हरी-भरी अच्छी सब्ज़ी खाइए, अपने गाँव में रहिए और ग्रामीण परिस्थिति को आगे बढ़ाइए। शशांक जी, अब राजनीति की ओर चलते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं और आज की डेट में उन्होंने मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या करने वाली है, क्या एक्शन होगा पार्टी में? देखिए, मैं बहुत इसमें डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन नीतीश जी अच्छे आदमी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग को अपना मार्ग अपने आप प्रशस्त करना पड़ेगा, जिस प्रकार की गतिविधियाँ वो दिखा रहे हैं। मैं इसे आगे नहीं कहूँगा क्योंकि ये राजनीतिक मसला है जिसमें मेरे स्टेट का कोई ख़ास मायना नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको यह मार्ग नहीं लेना चाहिए। हम लोग साथ जुड़ के आगे बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसको हर वर्ग समर्थन दे रहा है आज की तारीख में। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए भी लाभदायक होगा, न तो इस गठबंधन के लिए भी लाभदायक है, लेकिन अब जो उन्होंने निर्णय लिया है, इसके उसमें कुछ बयान दिया है, तो उसके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं इस समय। तो शशांक जी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो ओवैसी की पार्टी है एआईएमएम, तो बी पार्टी कहा जा रहा है बीजेपी की, और आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी का बी पार्टी कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है जो मुस्लिम वोटर है दिल्ली का, वो किधर जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ओवैसी जी या आम आदमी पार्टी बी पार्टी है। ओवैसी जी अपने आप को प्रखर रूप से प्रस्तुत करते हैं और हमें बी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं, हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। रही बात आपकी, आप तो मतलब या तो यहाँ रहते हैं या वहाँ रहते हैं, सब लोग करप्शन में ही फँसे हुए हैं, तो जस्टिफ़िकेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली में हम लोग अपने आप लड़ रहे हैं, इस बार हमारी प्रखर जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जो हमने एक तरह से जो ललक दिखाई है संसदीय चुनाव में, पिछली बार कुछ गफलत हो गई थी कि वो नहीं दिखा पाए विधानसभा में, लेकिन इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि विधानसभा में दिखाएँगे और उसमें ख़ास करके पूर्वांचल के वोटर्स हमारे साथ हैं और इसके लिए भी हम लोग को मैं उनको भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अवश्य अपने विवेक से एक ऐसी पार्टी के लिए वोट करिए, जो देश के लिए काम करती है, न कि स्वार्थ के लिए। सर, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से? क्योंकि जिस तरह से 24 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिस तरह से 400 की पार की बात की जा रही थी, उस तौर पर। मेरे हिसाब से अभी मुझे तो कोई नहीं लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा। अब बाद में पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसपे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत की तरफ त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने
जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका, क्योंकि एक तरफ खटाखट का नारा दिया गया था और दूसरी तरफ हमारे जैसे सांसद आपको विकसित भारत के 23 साल के, उस समय 24 साल का जो विज़न दिखा रहे थे और आप लोगों ने उस विज़न को चयनित किया, उसके लिए आप लोगों ने वोट दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बनाया। ये काम अधूरा है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 23 साल में हम लोग मिल-जुल के एक इंटरजेनरेशनल रेस लें, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें दीनदयाल जी के भी बहुत उपदेश शामिल हैं, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बहुत उसमें एक व्यक्तित्व है, अटल जी, अन्य नेता आडवाणी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा परिणाम बहुत विषम परिस्थितियों में हुआ, जहाँ पर सोशल मीडिया पे खटाखट चल रहा था और आपने विकसित भारत को चयनित किया, इसके लिए आपका नमन। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, मेरे हिसाब से वो विकसित भारत के संकल्प को लेके चलेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को लेके आगे बढ़ेगा। शशांक जी को हम भविष्य में एक सांसद के तौर पर ही देखेंगे या कोई बड़ा चेहरा? नहीं, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, मैं माटी का लाल हूँ, मैं अपनी जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने अपने ही ज़िले में और कुशीनगर में एक बहुत अच्छा उद्यमिता के केंद्र कई सालों पहले खोला था। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि उद्यमिता को मैं पॉलिसी की तरह पे बतौर सांसद ला सकता हूँ, तो मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व की आवाज़ मैंने उठाई है, अभी आप देखेंगे 1-2 दिन बाद दैनिक में भी मेरा एक आर्टिकल आ रहा है, जिसमें मैं 75 वर्ष पे 75 गाँव की यात्रा कर रहा हूँ, 26 जनवरी से शुरू करते हुए, उसमें भी मैं जनता के बीच में वापस जा रहा हूँ 7-8 महीने बाद। और उसी के पहले मैंने हर अपने क्षेत्र के जो करीब 3000 हमारे कार्यकर्ता हैं, एक-एक को मैंने सम्मानित किया है, ताकि मैं उनको समझा पाऊँ कि उनका कितना बड़ा किरदार रहा मुझे संसद में भेजने के लिए। तो मैं कृतज्ञ हूँ अपनी जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने मुझे अपने कंधे पे लाद के आगे ले आए हैं, और यही मैं चाहता हूँ कि उनकी उनकी श्रद्धा मुझ में बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसके लिए मैं जो भी करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के लिए करूँगा। शशांक जी, अभी अयोध्या में तो जो कंट्रोवर्सी हो रही थी और इसके बाद महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि फालतू का एक्स्ट्रा पैसा करोड़ों में लगाया जा रहा है, इतना पैसा आप युवाओं को रोज़गार देने में लगाएँ, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करें। काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। उनकी मानसिकता ये है कि अपनी संस्कृति पे आप जोर मत दीजिए। जो भी बाहर से लोग कह रहे हैं उसको अनुग्रहित करिए। उसके 2 उदाहरण मैं देता हूँ। कांग्रेस ने अपनी संस्कृति पे कभी जोर नहीं दिया, और सोशलिस्टिक पार्टीज़ ने भी जो पाश्चात्य सभ्यता और ख़ासकर कि वेस्टर्न यूरोप में मार्क्सिज़्म को लेके यहाँ पर आए हैं, उस पे ज़्यादा जोर दिया। हमारी पार्टी ने हर समय बोला है कि यदि आप सांस्कृतिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं कर पाएँगे, अपने आप में वह स्वावलंबन नहीं पा पाएँगे, अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं अपनी सभ्यता में गर्व नहीं करें। ऐसा नहीं कि हमें आधुनिकता नहीं करनी है। मैं भी आईआईटीएन हूँ, मैं चाहता हूँ कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में स्पेस सेंटर लाऊँ अपने अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन जब तक मैं देवरही माता के मंदिर को प्रखर रूप से विख्यात नहीं कर पाऊँगा, तब तक लोगों में वो शक्ति नहीं आएगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब तक संस्कृति नहीं बनेगी, तब तक देश नहीं बनेगा। यही चीज़ ऑपोज़िशन के मन में है कि हम लोग रोज़गार के लिए भी यदि आप लाखों करोड़ों लोगों के बीच में सांस्कृतिक शक्ति जगाएँगे, तभी जाके वो स्वावलंबन करेंगे, तभी जाके उद्यमी बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत, ये उनकी अफ़वाह है। जो काम हो रहा है उससे 2-3 और काम हो रहे हैं कि इतना बड़ा समागम हो रहा है, तो बहुत टूरिज़्म का प्रभाव हो रहा है। इतना बड़ा समागम हो रहा है तो उसमें पूरे देश और विदेश में ये संदेश जा रहा है कि हिंदू समाज संगठित है। इतना बड़ा समागम हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि हज़ारों साल तक कुंभ का जो महाकुंभ हो रहा है, हज़ारों लाखों साल तक चल रहा है, तो हमारी सभ्यता अनवरत चली आ रही है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा से। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक उद्भव हो रहा है, अंत में एक और चीज़ कहूँगा कि आज की तारीख में विश्व को एक नई सांस्कृतिक ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण पे जो मार हो रही है, उसका विकल्प पाश्चात्य सभ्यता में नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता ने ही यह पर्यावरण मार को किया है, कॉलोनियलिज्म उसकी उपज है, कार्टेशियन फिलॉसफी उसी की उपज है। तो मैंने किताब में ये लिखा है कि यदि उसका कोई काट है तो भारतीय सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, उसको उजागर करें। ये किसी के विरोध में नहीं है, अन्य सभ्यताओं में भी शक्ति है, लेकिन हम अपनी सभ्यता में अगर उसको आगे चल के प्रखर रूप से बोलेंगे नहीं, तो हम वैसे के वैसे रहेंगे जैसे ब्रिटिशर्स ने छोड़ा है। तो ये मानसिकता ब्रिटिश मानसिकता है जो कांग्रेस में अभी भी निहित है। यह मानसिकता यूरोपियन मानसिकता है जो सोशलिस्टों में अभी भी है। हम पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में रखते हैं, जिसमें सब मानव जुट के आगे बढ़ें, यही हम लोग चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने महाकुंभ में स्नान को लेकर भी कहा कि मैं पापी नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं नहाने। देखिए, पाप और पुण्य के लिए नहीं कुंभ जाते हैं,
कुंभ इसलिए जाते हैं कि हम लोग आगे के दृष्टिकोण को लेके एक नए भारत में ऊर्जा लाएँ। मैं आपको सत्संग का एक और उदाहरण देता हूँ। जब मेरी यात्रा चलती है और उसमें 500 लोग चलते हैं। इस बार 40,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें 800 लोगों का आवेदन हमने पढ़ा, सुना क्योंकि अच्छा तो उसमें 500 लोग। तो यात्रा का ये मतलब नहीं कि मैंने 8,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश भर की गई। यात्रा का मतलब होता है सत्संग। जब 40 करोड़ लोग 45 दिन में एक एक जगह पे पहुँचते हैं, तो उसमें सत्संग में बहुत ऊर्जा होती है। एक डुबकी लगाना तो एक विषय रहता है, जिसमें गंगा जी से आपको एक आशीर्वाद मिलता है। तो मैं समझता हूँ आज़ाद जी इसमें गलत हैं। पाप और पुण्य की भाषा नहीं है। यहाँ तो देश को एकत्र करने की भाषा है। मैं फिर से पंडित दीनदयाल जी पे जाता हूँ। उन्होंने एकात्म मानववाद की रचना, उसकी जो एक तरह से फ़िलॉसफ़ी धारण की थी, वही इस भारत से निकला हुआ है। और जो पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं, वो बोलते हैं नागा बाबा हैं, ये लोग हैं। भाई साहब, यही हमारी सभ्यता रही है। इसी को पर्यावरण के साथ चलने की जो हमारी सभ्यता है, यही दर्शाती है कि 40 करोड़ लोग इतने कम भूभाग में आके रह सकते हैं, गंगा जी के साथ स्नान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर अभी जो आग लगी हुई थी, कई टेंट जलकर खाक हो गए, उसको भी लेकर ये कहा जा रहा है बहुत ही नाजुक वहाँ पर चीज़ें की गई, इसकी वजह से ये लापरवाही है पार्टी की, लापरवाही है योगी सरकार की, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई। आपको लगता है? देखिए, मैं तो 1-2 बार बाहर गया हूँ और बाहर 50,000 लोग या 1 लाख लोग एक कॉन्सर्ट हॉल में आ जाते हैं या एक फुटबॉल स्टेडियम में जाते हैं और कोई चूहा निकल जाता है, उसमें भगदड़ मच जाती है, तो लाखों मर गए। मैं तो अनफॉर्चुनेटली उस समय यूके में था जब ऐसा हादसा हुआ था और यहाँ पर करोड़ों लोग रह गए। वहाँ पर एक किसी कारणवश गैस सिलेंडर फट गया और उससे कुछ और हुआ, लेकिन किसी की ऐसी जान नहीं हुई। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप इतना करेंगे आप, मैं तो मैथमेटिकल हूँ ना, प्रोबेबिलिटी इसकी इससे ज़्यादा की है, भगवान ना करे। तो मैं समझता हूँ जो हुआ किसी के कारणवश नहीं हुआ। बहुत सुगमता से उत्तर प्रदेश सरकार और मैं योगी जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा समागम करना कोई मामूली बात नहीं है और इतनी धैर्यता से किया है, बारंबार किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और वहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी सत्संग में जो संयोजक है, उसका तो किरदार है, लेकिन जो वहाँ प्रतिभागी है, उसका भी इक्वली बड़ा किरदार है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर की जनता को भी मैं नमन करता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ शीघ्र ही अपने परिवार के साथ, मुझे भी सत्संग का अवसर मिलेगा। शशांक जी एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने अभी कोई घोषित नहीं किया है। क्या इतना भी भरोसा पार्टी को नहीं है अपने प्रत्याशियों पर कि वो नाम वो उजागर कर सकें? आप पिछले 3-4 चुनाव देख लीजिए किसी भी स्टेट में, तो ऐसा कोई हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पे विश्वास करके नहीं चलती। हमारा पार्टी, हमारा संगठन, संगठन पे निर्भर है। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, हर मंडल पे, हर विधानसभा में हमारे लोग तैनात हैं और जब पार्टी अपना वर्चस्व दिखा के चुनाव जीतेगी, जो मेरा पूरा विश्वास है जीतेगी, तो उसमें से ही एक मुख्यमंत्री हम लोग चयनित करेंगे। इस विषय पे मेरी जानकारी भी कम है, सच पूछिए, लेकिन जो हमारा एक रणनीति होती है, उसमें हम कोई ऐसा व्यक्ति विशेष पहले से नहीं चयनित करते हैं। 1-2 बार किया है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया है, लेकिन हाल में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में बने हों, चाहे वो राजस्थान में बने हों, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा। हमने चुनाव लड़ा संगठन पे और मैं समझता हूँ यही उचित है हमारे लिए। स्मृति ईरानी के नाम की बात कुछ चर्चा चल रही थी। मुझे मालूम नहीं, सच बताऊँ, मैं ये इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी मेरे हिसाब से व्यक्ति हैं। मेरा व्यक्तिगत उनसे बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन इस विषय में मैं कह नहीं पाऊँगा। बहुत बड़ी चुनौती होगी दिल्ली में सर पार्टी के लिए क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है और कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ वहाँ उतर रही है। थोड़ा इस पे पर्सपेक्टिव अपना देना चाहता हूँ। चुनौती देखिए, लड़ने और जीतना, हम तो रणनीति में हैं, हम तो राजनीति में, हम लोग तो मज़ा आता है चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में और भी मज़ा आता है। हम लोग कभी-कभी हार भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हर चुनाव जीतते हैं। हम लोग तो कर्मण्येवाधिकार से, हम तो निष्काम कर्म से चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, हर बूथ पे लड़ते हैं, हर सेक्टर पे लड़ते हैं, हर मंडल पे लड़ते हैं। और यही चीज़ हमने 24 में किया, यही चीज़ हम लोग 5 फरवरी को करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो बात की बात है। हम लोग पार्टी के प्रबल रूप से लड़ेंगे, इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी अखिलेश यादव का भी मिल्की चुनाव को लेकर एक बयान आया कि अगर सरकार वहाँ पर बंदूक की नोक पर चुनाव लड़वाती है, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे उनके कार्यकर्ता, उनको जो सही लगेगा उस वक़्त वो करेंगे। उनका बयान अभी आया। देखिए, अखिलेश जी अगर बयान देते हैं, मैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत मैं मतलब उठता-बैठता तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं संसद में उनको देखता हूँ।
अखिलेश जी की पार्टी ने वही किया है जो कांग्रेस ने बहुत सालों तक किया है कि अपने परिवार को सजा के रखा है। न तो उनको उत्तर प्रदेश से कोई खास दिलचस्पी है, न तो उनको देश से दिलचस्पी है। अब बंदूक की नोक पे कौन बैठेगा, क्या करेगा, इस बयान को तो मैं खंडित नहीं करूँगा या फिर इसके बारे में पुष्ट नहीं करूँगा। लेकिन मुख्य रूप से वह चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि उनको जातिवाद पे भरोसा है और परिवारवाद पे भरोसा है। राष्ट्र पे या उत्तर प्रदेश पे भरोसा होता, तो जब नेताजी रहते, तो आज की तारीख में जो 18 साल जो कई सालों तक हुआ है, वहाँ पर और बसपा की सरकारों में कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ध्वस्त हो गया, उसको वापस लाने के लिए इतना हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आज की तारीख में देवरिया में भी मुझे प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ वोटरों से सावधान रहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ती है। किसी भी संप्रदाय के लिए या किसी भी कास्ट के लिए या किसी भी परिवार के लिए नहीं लड़ती है। ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। सर, मिल्की जो उपचुनाव है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व रखता है और ठीक वैसे हो रहा है, वैसा ही ताप है जो घोषी उपचुनाव में था। तो क्या लगता है अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को उतारा और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को, तो जहाँ वहाँ पर पासी ज़्यादा है, तो क्या लगता है किधर जाएगा ये वोटर? बहुत अच्छा मेरे हिसाब से कैंडिडेट चुनाव हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि पासवान जी इसमें विजयी होंगे। थोड़ा बहुत मैं शाही जी के हमारे मंत्री भी हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से आते हैं तो बातचीत जी। होती रहती है। मेरा पूरा विश्वास है इसमें हम लोग जीतेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि एक सीट से इतना बड़ा कोई निर्णय कर सकता है, लेकिन हर सीट महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बोला, हम लोग को चुनाव जंग में घुसना, उसमें लड़ना, उसको अपने विपक्षी को पराजित करना, हम लोग अपना अधिकार करते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कर्मण्यवाद, अपना कर्म करते हैं हम लोग। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे कर्म करते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है हमारी पार्टी कार्यकर्ता वहाँ कर्म कर रहे हैं। पासवान जी जीतेंगे और संदेश जो जाएगा 27 के लिए वो अच्छा जाएगा। तो आप सर वहाँ पर गए इनके समर्थन में? मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि कुछ हद तक मैं अभी संसद में ही रहा हूँ। वहाँ भी कई चीज़ें चल रही हैं। आप जानते हैं बजट सेशन आ रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी आर्थिक चीज़ों में रुचि है, तो मैं कई चीज़ों के ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ, तभी तो मान नहीं पाया। अभी कैबिनेट बैठक हुई वहीं महाकुंभ में, तो उसमें क्या चर्चा हुई, कुछ जानकारी है आपको? तो अभी हुई है। मैं अभी किसी सेक्रेटरी से बात कर रहा था, तो 2-3 विधेयक हैं जो कि 2-3 निर्णय हैं जो मेरे लिए जी। महत्वपूर्ण हैं, उसको मैं इस मंच पे नहीं कह पाऊँगा, जो कि पारित हुए हैं। विकास की धारा बह रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है और मैं समझता हूँ कि जो भी श्रोता उत्तर प्रदेश का सुन रहा है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी रहेगी, तभी जाके क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि दोनों आवश्यक हैं। मैं तो सांसद के रूप में जानता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। सर, आपके हिसाब से राजनीति में सबसे कठिन चुनौती क्या होती है और आप इसे कैसे सँभालते हैं? सबसे कठिन चुनौती ये होती है कि आपको एक थिक स्किन शब्द होता है, चमड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि चाहे कुछ भी कहिए आप, चाहे कितना भी अच्छा काम करें, कुछ लोग आपका विरोध करेंगे और विरोध नहीं करेंगे तो राजनीति में आप हैं नहीं, तब आप समाज सेवी हैं। तो इसलिए यह अभ्यास आपको होना चाहिए और जो कर्मण्यवाद कारस, जो निष्काम कर्म की बात मैंने पहले की, कुछ हद तक अपने आप पे लागू होनी पड़ेगी। चाहे वो मेरे हिसाब से जब टिकट में ले रहा था तो बहुत प्रेशर था लोगों का, भाई मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला काम कर रहा हूँ, मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। जब चुनाव लड़ा है, बोला यार बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, बोला नहीं मैं तो पूरी प्रतिबद्ध हूँ। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर आपका एक थिक स्किन है, आप बहुत विचलित नहीं होते हैं। अगर 10 लोग आपकी अच्छाई करते हैं, तो 4 लोग बुराई करते हैं, तो आप उसको लीजिए, ग्रहण करिए, लेकिन उससे अपने दिशा में विचलन न करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति लंबे रेस की दौड़ है। मतलब ये दौड़ में ऐसा नहीं कि आप तुरंत कुछ कर सकते हैं। कई चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपने संसदीय क्षेत्र में, जिसमें मुझे मालूम है 5 साल लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी लगें, लेकिन मैं समझता हूँ उसके लिए है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि आपको स्टैमिना की आवश्यकता होती है। हर समय आप घिरे रहते हैं। मैंने जैसे बताया 30 करोड़ लोग थे, जब हम लोग का संविधान 75 साल पहले मिला था हमें, और आज 140 करोड़ लोग हैं, सांसद उतने ही हैं। तो आपके पास जो लोड है, आपके नागरिकों का लोड या आपके वोटर्स का लोड उतना ज़्यादा है कि आप अगर दिन-रात नहीं काम करते हैं, तो आप पीछे हट जाएँगे। ये 3 चीज़ मैं कहूँगा। जी सर। जैसा कि मेरा सवाल है कि आपके फ़ादर जो थे वो जनरल लेफ्टिनेंट थे। तो वो एक माइंडसेट होता है ना कि अरे जनरल लेफ्टिनेंट है वो स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे। तो आपका आपके फ़ादर से जो कनेक्शन था, बॉन्ड था वो स्ट्रिक्ट वाला था या फिर बहुत काम नेचर की हाँ, जो बोला उसको बहुत काम होके बात करें, वो बताइए कैसा नेचर था आपका आपके फ़ादर के साथ?
मेरे पिताजी बहुत क्रिएटिव थे। मतलब अधिकांश आर्मी में क्या होता है कि आप एकदम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। आप हुँ। बोलते हैं कि भाई मार्च करो तो मार्च करो। वो बहुत क्रिएटिव थे। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का कमांड किया। एक वन आर्मर्ड डिवीज़न थी और एक 2 कोर था। 2 कोर का एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य लाहौर। हुँ। उसमें कोई ये नहीं था कि आप डिफेंस में हो, ऑफेंस वही थी। सबसे तगड़ी कोर थी, कोर 2 कोर अम्बाला में थी। तो जब वो कमांड करते थे तो मैं जाता था, तो वो धोती पहन के अपने उसमें घूमते थे। तो कई वहाँ अंग्रेज़ी अफ़सर होते थे, बोला, "अरे! आप धोती पहन के आप क्या-क्या कर रहे हैं?" बोला, "नहीं, ये मेरा पोशाक है।" तो कुछ हद तक मेरे पिताजी में एक सुगमता है, एक सरलता है, लेकिन उसमें बहुत एक तरह से दृढ़ता भी है, क्योंकि इतना बड़ा एक लेफ्टिनेंट जनरल डिप्टी चीफ इंडियन आर्मी का होना कोई मामूली बात नहीं है। अर्जुन टैंक के उन्होंने कंसेप्चुअलाइज़ेशन उन्होंने किया था। लेकिन मेरा उनसे रिश्ता बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं कभी-कभी उनको चैलेंज भी करता हूँ, कभी-कभी वो मुझे चैलेंज करते हैं। बड़ी रोचक बातें हमारे बीच में होती हैं और कुछ हद तक वही वो रिश्ता मैंने जब बचपन में था देखा था उनके और उनके पिताजी के साथ, जो पहले डीएम रहे गोरखपुर के। तो जब भी वो उनके साथ बात करते तो मैं देखता था, लगभग वही मैं देख रहा हूँ, वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एक शब्द है, तो वही चीज़ हो रही है। और उसी के साथ-साथ मेरी अम्मा भी मेरे बहुत प्रेरणादायक हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही समाज के लिए बहुत काम किया है, उनके पिताजी बहुत अच्छे समाज सेवी थे, तो दोनों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ये बात तो सही है हमारे कुछ हद तक समाज में अपने पिताजी का पैर छूना भी आवश्यक है, लेकिन कभी-कभी उनके साथ मैं तर्क-वितर्क भी करता हूँ। अच्छा, आपके फ़ादर की कोई एक ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको मोटिवेट करती है और आपको ये लगता हो कि ये आदत मुझे अपने अंदर अडॉप्ट करनी है? हाँ, बहुत गंभीरता है, जैसे कि वो जो भी आता है, उसकी बात सुनते हैं, लेकिन बहुत डायरेक्ट है और जब डायरेक्ट होते हैं, कभी-कभी डाँट भी देते हैं, तो उसी से प्यार भी करते हैं। बिल्कुल। बल्कि कई लोग बोलते थे कि जब वो डाँट देते थे, तो उन्हीं का काम हो जाता था। तो हो सकता है मैं उस प्रकार का नहीं हूँ क्योंकि हर समय में अलग-अलग लोग अलग-अलग ढलते हैं। मैं उनकी तरह उतना नहीं हूँ जैसे कि वो अपने पिताजी की तरह उतने नहीं थे और हर पीढ़ी में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए और आज की राजनीति में भी वो परिवर्तन है, आपको ज़्यादा सरल होना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ गंभीरता और एक जिसे कहते हैं ज़िंदा दिली, एक बड़ा दरिया दिली जो उनमें है, वो शायद मुझे अनुग्रहित करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी 4 दिन पहले इमरजेंसी मूवी रिलीज़ हुई है कंगना रनौत की, जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, तो जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश में वो बैन कर दी गई है, पंजाब में बैन कर दी गई है और वो बहुत बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं उसको। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी कुछ सीन्स को लेकर के वो उसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने फ़िल्म तो देखी नहीं है, लेकिन मैं कंगना जी के साथ अपने संसद में रहता हूँ, तो उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता चला है कि अच्छी बॉक्स ऑफिस हिट हुई है, पता नहीं कितना सही है, मैंने जो फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखा। तो मैं पहली बात तो साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मतलब बहुत रिमार्केबल रिज़ेम्बलेंस उनमें और इंदिरा जी में दिखता है जब मैंने उसके जो पोस्टर्स देखे हैं। लेकिन जो विरोध हो रहा है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन आवश्यक फ़िल्म है। हमारे नवयुवकों को ये जानना पड़ेगा और इसके बारे में संविधान के बारे में मैंने अपने कुछ वीडियोज़ भी डाले हैं कि 1975 में जो हुआ, उसके बाद संविधान का जो परिवर्तन हुआ, जो इमरजेंसी लागू की गई, कितनी गलत थी और ऐसा कभी ना हो, इसको हम लोग को अपने बच्चों को हर समय बताना चाहिए क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र, उसमें यदि आप किसी हाई कोर्ट के केस के विरोध में संविधान को ही चेंज कर दें, इमरजेंसी लागू कर दें, तो ये बहुत गलत है। इसको मैं निंदा करता हूँ, लेकिन फ़िल्म को क्यों विरोध हो रहा बांग्लादेश में और पंजाब में मैं कह नहीं पाऊँगा। शशांक जी, जैसे कि टैग लाइन है हमारी, चाचा विधायक है हमारे, तो कभी आपने भी इसका फ़ायदा उठाया अपने पिताजी के सांसदी का और साथ ही जो आपका हैवी बैकग्राउंड है आपके चाचा का साथ में, कभी आपने इसका फ़ायदा उठाया या फिर आपके पद का किसी ने फ़ायदा उठाया और बोला हो नहीं भई हमारे विधायक हैं भैया जी, चाचा जी? नहीं देखिए, मैं 20 साल पहले मेरे पिताजी सांसद थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे उसका कोई लाभ मिला। जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी-कभी हमारी पार्टी में उसका कुछ हद तक बैकग्राउंड ही आपको करना पड़ता है जी। और अगर मैं आईआईटीएन नहीं होता, अगर मैंने 17 साल से जागृति यात्रा का चयन करके 8000 किलोमीटर हर साल 8000 किलोमीटर घूमना, उसके बाद अपने ही ज़िले में इतना बड़ा केंद्र बनाना, 10 जिलों में उसका प्रसार करना, स्वावलंबी भारत का नीति प्रमुख बनना, ये सब नहीं हुआ था, तो मैं शायद यहाँ पर नहीं बैठा होता। अपने आप मैंने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को खड़ा करती है, जो अपने आप प्रयास करते हैं। बात सही है कि मेरा परिवार संघ से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, मेरा परिवार कुछ हद तक राष्ट्र के प्रति हर समय समर्पित रहा है, मेरे पिताजी जनरल रहे, मेरे चाचा डीजी पुलिस रहे, उसका कुछ हद तक पारिवारिक मुझे लाभ मिला है क्योंकि जब भी हम खाने पे बैठते थे तो
बल्कि मैं एक मज़ेदार बताऊँ, मेरी वाइफ़ और मेरे भाई की जो पत्नी है, दोनों हमसे हर समय बोलती है, "आप लोग कुछ और सूझता नहीं है? हर समय देश की ही बात करते रहते हैं, कोई हँसी-मज़ाक की बात नहीं कर सकते क्या? हम लोग जब भी डिनर पे बैठते हैं, हमारी बात ये होती है कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे देवरिया करें, चाहे किसी ऐसे करें।" तो मैं समझता हूँ वो परवरिश मुझे बहुत आवश्यक थी, चाहे वो मेरे पिताजी हों, चाहे मेरे बाबा हों, चाहे मेरे चाचा हों। लेकिन उसका लाभ मुझे मिला ये तो मैं नहीं समझता हूँ उचित रहेगा। नहीं, अभी आपके कोई रिश्तेदार या आपके आस-पास के जो करीबी हों, उन्होंने आपके पद का कभी इस्तेमाल किया कि भाई पंगा नहीं लेना, हमारे तो शशांक जी जो आपको भाई मानते हो चाचा, वो हमारे सांसद हैं, पंगा नहीं लेना, कभी ऐसा हुआ? नहीं, मुझे लगता है अभी थोड़ा जल्दी है क्योंकि 6 ही महीने हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं उस समय उनको बोलूँगा कि आप मेरे भाई हों या मेरे भतीजे हों या मेरे रिश्तेदार हों, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये बात फैल जाती है और वो उसका प्रभाव मुझ पे ही पड़ेगा। ये बात सही है कि अगर कोई मेरा भाई-बंधु है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं उसके साथ खड़ा रहूँ दुःख-सुख में, वो अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक रूप से उसके साथ खड़ा रहना उचित नहीं है, ना तो हमने कभी पहले किया है। ये बात सही है कि मैं पूरे अपने क्षेत्र को परिवार मानता हूँ। जब भी कोई आता है उसकी सुनवाई आवश्यक है। हालाँकि सबका मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, कोई ब्लैंक कॉल आता है, लेकिन जिसका भी नंबर सेव्ड है अगर मैं बाय चांस उसका उस समय फ़ोन नहीं कर पाता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ। 1 दिन में ये मेरा प्रयास रहता है। तो मैं ओके। कुछ हद तक अपने परिवार को धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूँ और उससे मैं नहीं समझता हूँ कोई आक्षेप कर पाएगा कि अपने लोगों के लिए आप खड़े हैं। मैं सबके लिए खड़ा रहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि राजनेताओं के पास असलहे वगैरह होते हैं, आपके पास कोई कलेक्शन है? नहीं, मेरे पास मेरे विरासत में मुझे एक बंदूक मिली है। वो मेरे पास है, मैं रखता हूँ अपने पास ही, अपने बिस्तर के नीचे ही रखता हूँ। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कलेक्शन नहीं है। मेरे पिताजी के पास और मेरे बाबा के पास अन्य बंदूकें थीं, लेकिन मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। मैं समझता हूँ आज का ज़माना अलग है, सरकार मुझे प्रोटेक्शन देती है, उसके ऊपर मैं निर्भर हूँ। कभी-कभी 1-2 जगह मुझे जाना पड़ता है, उसके लिए मैं छोटा असलहा शायद ले लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कभी इस्तेमाल किया है? नहीं। नहीं किया, सर चला सकते हैं? हाँ, एकदम चला सकता हूँ। चला सकता हूँ जैसे इसलिए क्योंकि हुँ, बचपन में जब मैं आईआईटी में था, सेकंड ईयर का छात्र था, तब कभी-कभी हम लोग उस समय पार्ट्रिज शूटिंग होती थी बटेर की, तो उसमें मैंने चलाया भी है। अभी भी कभी-कभी जब मुझे वो बरूद होता है कि ये खत्म ना हो जाए, तो 1-2 बार हम लोग अपने गाँव में जाके चला देते हैं। मेरी छोटी लड़की ने चलाया काफ़ी, मेरी बड़ी लड़की ने भी चलाया है, तो उन लोगों ने भी चलाया है मेरी बंदूक। शशांक जी आपने 2008 में एक जागृति आंदोलन शुरू किया था। क्या था और क्यों शुरू किया था? जैसा कि मैंने बताया मेरी किताब में कि 3 भारत हैं, एक पहला भारत जो कि समृद्ध है, एक एक निचला भारत जो कि थोड़ा गरीब है, लेकिन एक मध्य भारत जो 80 करोड़ लोग हैं, टियर 2, टियर 3 जिले जैसे देवरिया, कुशीनगर उसमें हैं। उसमें जो ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उद्यमिता का मार्ग हम लोग को अपनाना पड़ेगा। उद्यमिता सिर्फ़ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, उद्यमिता कम संसाधन में देश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसमें मानव संसाधन की आवश्यकता है। मानव ऊर्जा, लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जाए? तो इसके लिए 2008 में पहली बार हमने जागृति यात्रा करी, दूसरी बार थी क्योंकि 1997 में मैंने एक आज़ाद भारत रेल यात्रा करी थी। लेकिन उसमें हमने 8000 किलोमीटर की यात्रा चयनित की जो मुंबई से चल के कन्याकुमारी, मदुराई, बैंगलोर, श्रीहरिकोटा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर के पास एक जगह है बहरामपुर और वहाँ से हम लोग नालंदा, नालंदा से देवरिया जो मेरा जन्मस्थल भी है और देवरिया में ही मेरे गाँव में 500 लोग मेरे ही गाँव के अंदर ज़मीन पे सोते हैं, अन्यथा हम ट्रेन पे सोते हैं। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से साबरमती, साबरमती से वापस मुंबई। विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 17 साल से चल रही है। करीब 40 लोग बाहर से भी आते हैं, तो विश्व विख्यात हो गई। 6 अन्य देशों में इसका अनुकरण किया गया है। हर साल करीब 15,000 लोग अप्लाई करते हैं। पिछले साल करीब 40,000 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें करीब 40% महिलाएँ चलती हैं और बहुत एक तरह से प्रेरणादायक है। तो मैं आपसे सभी से आग्रह करूँगा कि अगले बार की यात्रा में आप लोग आइए और उसका चयन भी जागृतियात्रा.com पे होता है और उसी के साथ-साथ मैंने अपने ही क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्यम केंद्र खड़ा किया है जिसका नाम है जागृति उद्यम केंद्र, जिसमें हम लोग 10 जिलों में उद्यमिता के लिए पूर्वांचल में स्वरोजगार, रोजगार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह का रोज़गार दिया जाएगा? उसके 2-3 उदाहरण बताता हूँ। एक जैसे राहुल मणि जी हैं, मेरे बैतालपुर के ही हैं, 5 किलोमीटर जहाँ से मैं रह रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने 250 लोगों का हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर खड़ा किया है। उसकी प्रेरणा मैंने दी उनको करीब 4 साल पहले और उसके बाद हम कंपनी भी लाए जो कि उनके साथ साठ-गाँठ करके कर रही है। 250 लोग एक छोटे से कस्बे में अगर 15,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, तो वो पुणे में 35,000 रुपए से ज़्यादा है। इस प्रकार का वहाँ पर रोज़गार आया है।
दूसरा मालती यादव हैं जो कि अचार के लिए उन्होंने 100 महिलाओं को अचार की फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट किया। ऐसे करीब 100 से 150 से ज़्यादा हम लोग उद्यमी को खड़ा किए हैं, जिन्होंने 7,000 करीब रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से दिए। देखिए दोस्तों, सरकार उतने ही रोजगार दे पाएगी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कम हो रहे हैं क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है। इसलिए आपको स्वरोजगार से अपने ही क्षेत्र में अगर आप रोजगार करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि देश विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। सर, जैसा कि पता चला है कि आपने 2 किताबें लिखी हैं। एक अमृत काल का भारत और दूसरा है स्वर्णिम यात्रा। तो ये जो आपकी किताब है अमृत काल का भारत, पहले तो इसका नाम बहुत खूबसूरत है। अब मैं जानना चाहूँगी, आप मेरे दर्शकों को बताएँ कि ये अमृत काल का भारत जो आपकी किताब है, उसकी स्टोरी क्या है? अमृतकाल का भारत मेरी अंग्रेजी की किताब मिडल ऑफ डायमंड इंडिया का ही हिंदी का अनुवाद है और उसमें मैंने वही कहा है कि जो द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो प्रतिभाएं हैं उसको उजागर करने के लिए हमें उनमें जो छुपा हुआ अनुमान देखना पड़ेगा और उसका मार्ग है उद्यमिता। उसको निकालने के लिए सिर्फ सरकार का तंत्र आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उसको निकालने के लिए उद्यमी बनाना, उसके लिए संस्थाओं की आवश्यकता है, जो संस्थाएं संस्कृति से जुड़ी हों और वह संस्कृति अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारतीय आधुनिकता का कुछ हद तक निर्माण होगा। ये 5 बिंदु हैं। एक तो मध्य भारत, छोटे गाँव शहर जो कि न तो बहुत गरीब है न बहुत अमीर। दूसरा उद्यमिता, तीसरा उद्यमिता से होते-होते सांस्कृतिक ऊर्जा और सांस्कृतिक ऊर्जा के होते-होते अगर हम लोग अपने देश के निर्माण के लिए भारतीय आधुनिकता को अपनाएँगे तो तभी जाके विकसित भारत बनेगा। ये अगले 23 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये किताब बहुत अच्छी चली है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित है। यदि आप लोगों को इसकी आवश्यकता है तो आप लोग अमेज़न पे इसको खरीद सकते हैं। बहुत विचलित हों तो देवरिया के मुझसे फ्री में ले लीजिएगा। बहुत आवश्यक है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत प्रासंगिक है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, लास्ट सवाल है सर। जैसे कि आपका देश-विदेश में आना-जाना रहता है। आप अलग-अलग राज्यों में भी जाते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको घूमने का भी बहुत शौक है, ऐसा पता चला है। पर जब आप अपनी कर्म भूमि से अपनी जन्मभूमि की ओर जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मतलब वो जब आपको लगता है कि नहीं, अब बस मैं अपने घर आ गया हूँ, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, एक मैं इसको थोड़ा-सा मैं आध्यात्मिक आपको इसका उत्तर देता हूँ। हमारा देश घुमक्कड़ों से परिभाषित रहा है, यायावरों से परिभाषित रहा है। चाहे वो रामचंद्र जी हों, 14 साल वनवासी उन्होंने काट लिया, चाहे बुद्ध भगवान हों, चाहे कबीर हो चलते ही रहे, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन उन्होंने क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि तीर्थ का जो मतलब होता है, तीर्थ का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से निकलिए, भ्रमण करिए और वापस आइए। और यह तीर्थ की प्रक्रिया भारतीय सभ्यता से बहुत जुड़ी हुई है। जो बाहर के देश हैं, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तीर्थ का उतना नहीं महत्व होता है जितना कि कॉलोनाइजेशन का महत्व। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, उस पे आक्रमण करिए, वहाँ पर आप बस जाइए। आप यूनाइटेड स्टेट्स जाइए, वहाँ पर आक्रमण करिए, वहाँ बस जाइए। हम लोग के महात्म्य में हर समय तीर्थ का महत्व होता है। तो मैं कुछ हद तक तीर्थार्थी हूँ। मैं अपने गाँव से, अपने घर के, मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ, मेरा पुश्तैनी गाँव बरपार है जहाँ मैं रह रहा हूँ। वहाँ से मैं निकला, कई सालों तक बाहर रहा, आईआईटी गया, फिर उसके बाद कुछ सालों बाहर रहा, उसके बाद मुंबई रहा, अब वापस आया हूँ। तो तीर्थ से मैं बहुत मतलब एक तरह से मेरी आत्मीय लगाव है और मैं सभी को कहूँगा कि यदि आपको देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो अपने घर से निकलिए लेकिन वापस आइए। और इसमें ऐसा भी है कि मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि पिछले 17 साल से मैं देश का हर साल परिक्रमा कर रहा हूँ, 8,000 किलोमीटर। मतलब 8,000 किलोमीटर बहुत बड़ा समय होता है जिसमें 15 दिन में चलता हूँ 500 लोगों के साथ। इससे मैं हर साल भारत का तीर्थ करता हूँ। इसी कारणवश शायद कुछ मैंने पुण्य कमाया है और माँ पीताम्बरा देवी के महात्म्य के कारण मैं यहाँ पर आपके समक्ष बैठा हूँ। सुशांत जी, एक सवाल और मेरे मन में है। जैसे आपको हमने देखा कि अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, तो रामचरितमानस का तो आपने पाठ किया होगा। इसके अलावा कौन से अध्यात्म पुस्तकों का आपने पढ़ा है? देखिए, रामचरितमानस तो मैंने पढ़ा है, लेकिन उसी के साथ-साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है। और मैं एक आपको दिलचस्प एक वाक़या बताता हूँ। मैं 2017 में जब यात्रा को लेके कन्याकुमारी गया, तो मैं वहाँ पर 3 किलोमीटर मैंने तैराकी की अपनी बड़ी लड़की के साथ, जो अच्छी तैराक है। तो मैं समझता हूँ स्वामी विवेकानंद जी जो कहा है उसको आप मेरे दर्शक भी पढ़ें। उन्होंने कई किताबें लिखी, उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, उसमें मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है। गीता का जो महात्म्य है उसको कुछ हद तक मैं अपने जीवन में अनुकरण करना चाहता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब निष्काम कर्म से। ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय
श्लोक या जो एक दोहा है रामचरितमानस का, कहाँ रीछ पत सुन हनुमाना का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय और पवन सहाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। ये मेरा प्रिय है क्योंकि इसमें जो जामवंत कहते हैं हनुमान को, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ और पूरे देश को और खास करके देवरिया की जनता को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप में हनुमत शक्ति मैं जगाने का सामर्थ्य नहीं रखूंगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। सर, सत्यार्थ प्रकाश आपने कभी पढ़ा? हम्म? सत्यार्थ प्रकाश? नहीं, कौन? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जो वेद है उनका दूसरा जो आसाम भाषा में है, जिसको योगी जी ने 3 बार पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ उसको। ओके, मुझे लगा आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो जो हमने रिसर्च की तो योगी जी ने उसको 3 बार पढ़ा हुआ है जी। तो सर, हमारे रैपिड फायर सवाल है, भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? नरेंद्र भाई मोदी। नहीं सर, हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। सर, मैं दोनों से असहमत हूँ, मैं क्या सर, दूसरा सवाल, देश का सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण या फिर अरुण जेटली? निर्मला जी। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ या फिर राजनाथ सिंह? योगी जी। राजनाथ सिंह भी आपकी ही पार्टी के हैं, रक्षा मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं और मेरे बहुत बहुत करीबी हैं, बल्कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए क्योंकि उनका भी आशीर्वाद रहा। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक जवाब दिया, प्रश्न पूछा, तो उसका मैं ओके। केंद्र में बेहतर सड़क परिवहन मंत्री कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नितिन गडकरी? नितिन जी। ओके। देश का सबसे बड़ा चाणक्य नेता कौन है? अमित शाह या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है? अमित भाई। ओके। भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र भाई अटल बिहारी वाजपेयी? नरेंद्र भाई मोदी। तो शशांक जी, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने प्रखरता के साथ आपने बात रखी और देश के लिए इतना आपने समर्पण किया और कर भी रहे हैं, काफी अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करते हैं कि आप देवरिया से सांसद हैं और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता के विश्वास पर खरा उतरें।